तो आज हम जानते हैं परागण क्या होता है। चाहे आप कक्षा 12 में हो या 10 में 9 में किसी भी क्लास में हो, जीव विज्ञान के अंतर्गत परागण एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। देखिए परागण की क्रिया पुष्पी पादपों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? पुष्पी पादपों के अंतर्गत आती है। देखो परागण की परिभाषा होती है कि पराग कोश से परागकण निकल करके जब किसी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तब उस क्रिया को परागण कहा जाता है। तब उस क्रिया को क्या कहा जाएगा मेरे भाई? परागण कहा जाता है। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि परागण और परागकण में अंतर होता है। किसमें? परागण और परागकण में अंतर होता है। कभी कभी परागण की परिभाषा पूछता है, परागण के बारे में पूछता है तो लड़का सीधा सीधा परागकण बताता है, तो ये गलत बात है। देखिए बस सिंपल सा अंतर है, एक में का है एक में का नहीं है। देखो परागण क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। परंतु परागकण क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है। परंतु परागण एक क्रिया है जो पुष्पी पादपों के अंतर्गत होती है। तो हमें इसको अपने ध्यान में विशेष रखना है इस बात को कि परागण और परागकण में बहुत फर्क होता है, तो हमें इसमें गलतियां नहीं करना है। अब हम देखते हैं सीधा जो है परागण क्या होता है। पराग कोश से परागकण निकल करके जब किसी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तब उस क्रिया को परागण कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाएगा मेरे भाई? तब परागण कहा जाएगा। परागण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 प्रकार यानी 3 भेद होते हैं। पहला है स्वपरागण। कौन सा परागण? स्वपरागण। और अगला आता है परपरागण। और उसके पश्चात अगला आता है कृत्रिम परागण। कौन सा परागण? कृत्रिम परागण। एक बार इसे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद बड़ी तरीके से इसे समझते हैं। देखिए यहां लिखा है स्वपरागण, यहां हम लिख सकते हैं स्वयं, यानी ऐसे पादप जिनमें खुद से या उन्हीं पादपों के परागकण से उन्हीं पादपों के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया यानी परागकण पहुंचने की क्रिया हो जाती है, तब उसे स्वपरागण कहा जाता है। और यहाँ लिखा है पर, यानी पर का आशय हो सकता है पराया, पराया यानी कि दूसरा कोई। तब इस परागण की क्रिया में जो परागकण होगा किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहेगा। और लास्ट में आता है कृत्रिम परागण। तो ये परागण की सबसे सिंपल विधि होती है, सबसे सरल तरीका होता है। मानव अपनी मनचाही पादप प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए परागण की इस क्रिया को करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम परागण कहा जाता है। तो हम आज देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। ये आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, एक पुष्प होगा मेरे भाई। देखिए स्वपरागण में जो इसमें होगा, पौधे को किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस परागण की यह प्रक्रिया एक ही पौधे पर संपन्न हो जाती है। अब देखिए आप एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प समझते ही होंगे, यानी जिनमें द्विलिंगी पुष्प उन्हें कहा जाता है जिसमें एक ही पुष्प पर नर और मादा भाग दोनों लगे रहते हैं। और एक लिंगी पुष्प क्या होता है? जिसमें मात्र एक पुष्प पर एक ही लिंग पाया जाए, यानी नर पुष्प हो या मादा पुष्प। मान लीजिए ये पुष्प द्विलिंगी है। कौन सा पुष्प है? द्विलिंगी है। मान लीजिए अगर एक लिंगी पुष्प होता तब क्या होता? तब इसमें और एक पुष्प होता। मान लीजिए ये नर भाग है, इसमें ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प, जैसा आप समझे। तो हम एक बात सीधा जानते हैं स्वपरागण की परिभाषा क्या होती है। तो पर मेरे दोस्त इस बात को हमेशा याद रखना कि स्वपरागण में मात्र एक पौधे की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए स्वपरागण की परिभाषा होती है जब परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तब उस क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? स्वपरागण। एक बार और परिभाषा पढ़ते हैं। जब परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तब उस क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्वपरागण कहा जाता है। आइए हम थोड़ा इस पुष्प के माध्यम या इस पेड़ के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पौधा, ये पुष्प एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी है, यानी ये पुष्प का नर भाग है, ये नर पुष्प है। और ये कौन सा पुष्प है? मादा पुष्प है। अब इसमें जब समान समय पर परागकण और अंडाणु पकते हैं
तब भैया परागण की क्रिया होती है। मान लीजिए इसमें से परागकण निकल करके इस पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग पर पड़ता है, तब उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? स्वपरागण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्वपरागण कहा जाएगा। और अगर हम देख लेते हैं, अगर पुष्प द्विलिंगी होता है यानी इसी पुष्प में नर और मादा भाग दोनों पाया जाता, तो इसी पुष्प के परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग पर पड़ जाते, तब भी परागण की कौन सी क्रिया होती है? स्वपरागण। यानी स्वपरागण में हमें हमेशा याद रखना है कि मात्र एक पौधे की आवश्यकता पड़ती है। इन पौधों या इन परागकणों को किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। अब मेरे भाई हम समझ लेते हैं स्वपरागण के भेद यानी स्वपरागण के प्रकार। तो स्वपरागण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जीनोगैमी। पहला क्या है? ऑटोगैमी और अगला क्या है? जीनोगैमी। यानी पहले को कहा जाता है स्वयुग्मन और अगले को कहा जाता है सजातीय पुष्प परागण। क्या कहा जाता है? सजातीय पुष्प परागण। अब देखिए स्वयुग्मन के अंतर्गत द्विलिंगी पुष्प होगा। पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी, यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग पर पड़ेगा, तब उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी। यानी उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग पर पड़ जाएगा, तब उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी। और अगला आता है सजातीय पुष्प यानी जीनोगैमी। क्या होता है? इस प्रक्रिया में मेरे दोस्त उसी पौधे के किसी भी पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर यानी उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग पर पड़ता है, तब उस क्रिया को जीनोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोगैमी। देख लेते हैं एक चित्र सिंपल सा। अब मान लीजिए इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग पर पड़ जाता है, तब उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी। क्या कहा जाएगा? ऑटोगैमी। यानी उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके जब उसी पुष्प के वर्तिकाग पर पड़ता है, तब उस क्रिया को ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन कहा जाता है। अगला देखते हैं सजातीय पुष्प क्या होता है। अब इसमें पौधा कैसा होगा? पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी होगा। अब सजातीय पुष्प यानी जीनोगैमी में क्या होता है मेरे दोस्त? किसी उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग पर जब पड़ता है, तब उस क्रिया को जीनोगैमी यानी सजातीय पुष्प परागण कहा जाता है। अब स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे होता है समकालपक्वता, कलिका परागण, क्लास्टोगैमी। तो समकालपक्वता यानी जिसमें पुष्प के नर और मादा भाग दोनों एक समान समय पर पकते हैं, उसे समकालपक्वता कहा जाता है। कलिका परागण यानी परागण की क्रिया पुष्प के खिलने के पहले यानी कली अवस्था में ही हो जाता है, तब उस क्रिया को कलिका परागण कहा जाता है। और लास्ट में आता है क्लास्टोगैमी। तो स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें पुष्प कभी खिलता ही नहीं है परंतु परागण की क्रिया हो जाता है। इसका सबका थोड़ा हम सूक्ष्म उदाहरण देख लेते हैं। सजातीय पुष्प में जैसे भैया खीरा, कांकर, लौकी इत्यादि आती हैं। और कलिका परागण में क्या आता है? मान लीजिए जैसे धान, गेहूं, अलसी इत्यादि आती हैं। और लास्ट में आता है क्लास्टोगैमी। क्लास्टोगैमी का सिंपल उदाहरण होता है खट्टी बूटी और मूंगफली।